हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और बहुत बार पूछा गया है। अगर आप क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये निबंध आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2022 का, उसमें आपको देखने को मिला होगा स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। ठीक है, जितने भी बच्चे 12th का एग्जाम दिए हैं उन सभी को देखने को ये मिला होगा। तो ये निबंध कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकती, इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 12th में हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण पर निबंध लिखना है। स्टूडेंट, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण पर निबंध आपको लिखने का बहुत ही बेहतर तरीका हम आपको बताएंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोग निबंध को समझ सकेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके 9 नंबर अचीव कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना होता है प्रस्तावना। किसी भी निबंध को आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको प्रस्तावना डालना ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना क्या है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ही सरल शब्दों का मैंने प्रयोग भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। इसको आपको ब्लैक पेन से डालना है और हाईलाइट कर देना है। ठीक है, मैंने रेड पेन से डाला है लेकिन आपको ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद आपको डालना है प्रस्तावना और इसमें लिखना क्या है, देखिए स्वच्छता अभियान। ठीक है, इसमें इसको मैंने इन्वर्टेड कामों में बंद कर रखा है तो आपको भी करना है। ठीक है, स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। क्या है, एक राष्ट्रीय स्तरीय अभियान है ये। ठीक है, आगे देखिए, स्वच्छता के महत्व को समझते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो वो महात्मा गांधी जी हैं, उन्हीं को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो इन सब चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान के प्रारंभ की घोषणा की। किसने की थी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी, 145वीं जयंती पर। किसकी जयंती पे, गांधी जी की जयंती पर की थी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि स्वच्छता अभियान की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी और किसने की थी। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न उठता है, तो इन सब को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं मतलब बड़ा बनने की छोटी छोटी योजनाओं में से एक योजना है। मतलब इसको कह सकते हैं बहुत सारी योजनाओं में से यह एक योजना उनके लिए बहुत ही विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना में डाल देना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे देख लेते हैं आगे की हेडिंग क्या है। इसमें देखिए आगे आपको डाल देना है स्वच्छता अभियान की शुरुआत, कि किस प्रकार से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, जैसे कि अगर आप स्नातक की पढ़ाई, इंटर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये सब प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आप चीजों को याद मत किया करिए, आप चीजों को समझा करिए। जब आप चीजों को समझेंगे तो जैसे ही आपके सामने प्रश्न बनेगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लेते हैं। स्वच्छता अभियान की शुरुआत, यह एक निबंध ही नहीं, एक तरीके से आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना है स्वच्छता अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को राजपथ से
लोगों को शपथ दिलाकर की। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से स्वच्छता की शपथ दिलाकर उन्होंने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इस दिन इन्होंने स्वयं मंदिर मार्ग नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर झाड़ू लगाकर फुटपाथ की सफाई की थी। तो इन्होंने खुद जाकर फुटपाथ की सफाई की थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं। साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है स्वच्छता अभियान की शुरुआत। तो अब आगे की हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है स्वच्छता अभियान का प्रारूप। प्रारूप क्या होता है? जैसे कि प्राथमिक रूप कह सकते हैं आप, संरचना कह सकते हैं, या फिर बनावट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है स्वच्छता अभियान का बनावट या संरचना क्या है, तो आइए देख लेते हैं। स्वच्छता अभियान पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया गया जन आंदोलन है। स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया गया जन आंदोलन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सरकारी सहायता के लिए इस अभियान को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विभक्त मतलब बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें नंबरिंग करके 1 डाल देना है और इसमें लिखना है शहरी क्षेत्रों के लिए। तो शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना है अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवार को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सुविधा करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभियान का उद्देश्य 1.4 करोड़ परिवार को लक्षित करते हुए मतलब ध्यान में रखते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय मतलब ये कि जैसे कि सबके लिए एक शौचालय बनवा दिया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय मतलब हर घर में एक शौचालय के लिए और एक सामुदायिक शौचालय के लिए। जैसे कि कुछ लोगों के पास जमीन जगह नहीं होता है तो वहां पे गाँव में या फिर शहरों में कह सकते हैं, तो शहरों में वहां पे सामुदायिक शौचालय बन जाता है। वहां पे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों के लिए वो हो जाता है तो उसको हम सामुदायिक शौचालय कहेंगे। और सार्वजनिक शौचालय जैसे कि आपके हर घर में होगा तो उसको हम सार्वजनिक शौचालय कहेंगे। ठीक है, तो जिनके पास जमीन होता है जगह होता है तो वो लोग अपने घर के लिए पर्सनली होता है वो सब। और जो वहाँ पे जमीन नहीं होता है, जगह की कमी होती है, तो वहाँ पे एक जगह शहर में सामूहिक शौचालय बन जाता है तो वह सबके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सुविधा करना। मतलब ठोस अपशिष्ट मतलब क्या होता है? जहाँ पे मतलब जो पदार्थ अनुपयोगी हैं वो इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता तो उसे ऐसे ही बाहर नहीं फेंक दिया जाएगा, उसके लिए भी सुविधा किया जाएगा कि उसको क्या करना है, उसे कहाँ पर फेंकना है, तो उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख देना है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? तो यहाँ पे लिखना है स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मांग आधारित एवं जन केंद्रित अभियान है। तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। तो आगे देखेंगे जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल है। ठीक है, जिससे ग्रामीण के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल है जिससे ग्रामीण के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शौचालय को उपलब्ध करवाना और तमाम प्रकार की ये जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध करवाना जिससे ग्रामीण के जीवन को बेहतर तरीके से बेहतर बनाया जाए और ग्रामीण के जो जितने भी लोग हैं उनको इस तरीके की सुविधा प्रदान की जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरीके से क्या कहा जा रहा है।
ये है विद्यालयों के लिए। अब हम अभी तक हमने देखा शहरों के क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अब हम देखते हैं विद्यालय के लिए। तो विद्यालय के लिए क्या था ये भी हम देख लेते हैं। इसमें आपको क्या लिखना होगा, तो इसमें आपको हेडिंग डालना है और लिखना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ विद्यालय अभियान 25 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे इस दौरान की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार रही। मतलब इस प्रकार जो है इन सब की गतिविधियां हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक गण स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से महात्मा गांधी जी की स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा शिक्षाओं के संबंध में बात करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रबंध करने को कहा गया है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना। मतलब जो पानी पिया जाता है स्कूल कॉलेज में, जहाँ पे पानी वगैरह होते हैं पीने के लिए, उस जगह को साफ किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कहा जा रहा है। और आगे क्या लिख देना है आपको, आगे लिखना है रसोई और भंडार गृह की सफाई करना। तो कॉलेज में या फिर स्कूल में जहाँ पे चाय नाश्ता बनता है उसको भंडार गृह कह सकते हैं या फिर रसोई कह सकते हैं, तो उसकी भी सफाई करना जरूरी है। तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पे लास्ट हेडिंग है आपका उपसंहार। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, बहुत ही शॉर्ट करके, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी आपको लिखना है। देखिए, आशा की जा सकती है कि स्वच्छता अभियान की संकल्पना निश्चय ही साकार होगी। मतलब आशा किया जा सकता है कि स्वच्छता अभियान की ये जो संकल्पना है यह निश्चित ही साकार होगी। जिस दिन यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा उस दिन न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण भारत देश धरती का स्वर्ग कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको लिख देना है उपसंहार। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वह निबंध को रटते हैं। तो वो जितना रट पाते हैं, जितना उनके याद होता है वो लिखते हैं और बाकी के छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको निबंध को रटना नहीं है। जब आप निबंध को रटते हैं तो वहीं पे आप गलती करते हैं। निबंध को रटा नहीं जाता है, निबंध को समझा जाता है। तो आप हेडिंग बाय हेडिंग निबंध को समझने का प्रयास किया करिए। जब आप निबंध को समझेंगे तो आप एक ही टॉपिक पे निबंध नहीं, आप कई सारे टॉपिक पे निबंध को लिख पाएंगे। तो निबंध को रटना नहीं है, निबंध को समझना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 9 नंबर मिले तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना होगा। और जैसे मैंने 1 बाय 1 करके हेडिंग डाल रखा है उसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। और जहां पे आपको इम्पोर्टेंट वर्ड दिखे यानी कि शब्द दिखे उसे आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं या फिर इन्वर्टेड कामा में भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स ये निबंध जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।